पर्यावरण से जुड़ा जो मामला आपने बताया ना, हाँ। पॉल्यूशन से रिलेटेड है या सिलिकोसिस से जुड़ा मामला है, आप पीआईएल जारी करने की बात आप कह रहे हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी, क्या मामला है? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि लगातार वन पर्यावरण अधिकारी, माइनिंग इंस्पेक्टर, माइनिंग अधिकारी, डीजीएमएस, भारत के डीजीएमएस, फैक्ट्री के डायरेक्टर, श्रम सचिव, यहाँ तक कि श्रम मंत्री को भी हम लोग ध्यान आकर्षित कराए चुके हैं, परंतु सिवनी ग्राम के आसपास अभी 3 मौत हुई हैं। इसके अलावा कुसमुंडा में खदान में कानून के पालन नहीं करने की मौत हुई, गेवरा में खदान में पानी भरा गया, कॉलोनियों में पानी भरा गया, और अभी बरसात हो रही है मगर कोयले के जलने के कारण जो राखड़ है वो उड़ती ही रहती है, और इन सब चीज़ों के थक के जो भी अथॉरिटी हैं इनकी, तो ये कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि सीएसआर और डीजी फंड है, जो आपका खनिज फंड है, उसका भी ज़मीनी स्तर पर कुछ उपयोग होता है, वो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। और एक ही तरह के पर्यावरण का नुकसान नहीं हो रहा है। वन कटाई तो होती है निश्चित तौर पे, अगर खदान होती है। गेवरा में वन कटाई जनरल मैनेजर ने कराई, उसका वीडियो हमारे पास है, उसकी शिकायत हमने की। और ये सब कुछ चुनिंदे दलाल किस्म के कामगार हैं या गैर कामगार हैं जो ड्यूटी नहीं करते हैं और कुछ लाभ लेके धंधे में लगे हुए हैं। वो मजदूर श्रमिक संघों के नाम घड़ियाली आंसू बहार कर इनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। इसलिए जो हमारे प्रदेश में जो अभी चीफ जस्टिस आए हैं उन पर विश्वास है, उन्होंने सिम्स के बारे में बहुत अच्छा आदेश किया और वहाँ सुरक्षित हुई। उन्होंने जो मवेशी थे जो मर रहे थे रोडों पे, उसके लिए अच्छा कार्य किया। तो हमको विश्वास है कि हम जब सबूत के साथ और जनता की एफिडेविटों के साथ में अगर कोई पीआईएल करेंगे तो यहाँ की जनता को भी न्याय मिलेगा। क्या उद्योग को निजीकरण और ठेका कर्मियों के अपने शोषण विरोध मजबूरी में चुप्पी साधने से श्रमिक यूनियन कमजोर हुआ है? हाँ, श्रमिक यूनियन कमजोर अपने कारणों से हुआ है। ये बात सही है कि जब इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हो रही थी कि कॉन्ट्रैक्टर लेबर एवोल्यूशन एक्ट बना था, मतलब कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम ख़त्म करना है। कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम वहीं लागू होगा जहां 90 दिन से ज़्यादा का काम नहीं है। मगर धीरे धीरे करके जब कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम 1 साल तक के लिए लागू हो गया, 2 साल के लिए लागू हो गया, फिर एमओडी नाम से आ गया, फिर कई नाम से आ गया, तो हमारे ट्रेड यूनियनों को उसका उग्र विरोध करना चाहिए था। और ट्रेड यूनियन के जो लोग हैं, चाहे सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लोग हों चाहे स्थानीय ट्रेड यूनियन के लोग हैं, अपने स्वार्थ में चुप रहे, और जिसकी वजह से आज ये कोढ़ की बीमारी और कैंसर की बीमारी हो गई। अब इतना उद्योगपति हावी है कि अब लड़ाई लड़ने के लायक न ट्रेड यूनियन के लोग रहे, और वर्कर तो रोजी रोटी के लिए है कि आज वो काम नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा। और लेबर कोर्ट डिसफंक्शन है, सीजीटीआई डिसफंक्शन है, कोर्टों की लंबी लड़ाई है, ये मालिक जानते हैं। और लिटिगेशन में जैसे आपका बाल्को है, उसने फंड के बारे में जब अपना सीएमपीएफ चला रहा था तो उच्च न्यायालय में केस कर दिया। एससीसीएल हजारों केस करके रखी हुई है, दुरुपयोग कर रही है मजदूरों के खिलाफ कानून का सहारा लेकर। तो जब श्रमिक यूनियन ही कमजोर होगा तो श्रमिकों को न्याय कैसे मिलेगा? श्रमिक यूनियन और श्रमिक एक दूसरे से एक सिक्के के 2 पहलू। जब श्रमिक नेता जागरूक होता है, सतर्क होता है, त्याग करता है, वही श्रमिक नेता बनता है। और जब उसके प्रति विश्वास जगेगा तो मजदूर उसके पीछे रहेगा। मगर उसके प्रति मजदूरों का विश्वास नहीं रहेगा कि ये केवल हमारे नाम पर हड़ताल कर रहा है और फिर समझौता कर लेगा, और वो भी कई बार, तो एक विश्वास की खाई टूट चुकी है और इसलिए श्रमिक आंदोलन कमजोर हुआ। अच्छा, बालकों में कौन से मुंशी की आप बात कर रहे थे, कौन है वो और क्या हो रहा है उससे? अब आप सब जानते हैं कौन मुंशी के रूप में चापा में काम किया है, मगर मैं ये बता रहा हूँ कि एक संजय सिंह जी हैं, वो आज INTUC के जनरल सेक्रेटरी अपने को लिखते हैं, बहुत प्रेस्टिजियस यूनियन है, वो लाफो लापिस बेरर नहीं है इंटक के। और बालको उनको अनावश्यक प्रेशर दे रही है, संजीव रेड्डी को भी दे रही है, जिसकी वजह से 16,000 मजदूरों के नुकसान हो रहा है और स्थानीय लोगों का भी नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है?
नुकसान ये हो रहा है कि उन्होंने समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है, चाहे ठेके का मजदूर हो चाहे कुछ हो। मुख्य नियोक्ता बाल्को है, सरकार की 59 पूंजी उसमें लगी है, वो प्राइवेट मालिक नहीं की तरह काम कर सकता, केवल 2% का अंतर है। उसमें अगर किसी यूनियन ने 8,000 और 10,000 और 15,000 रुपया उनका वेतन निर्धारण कर दिया तो वो कौन होता है, उसको किसने अधिकार दिया है करने का? तो मिली भगत के कारण ये सब हो रहा है, उनकी मिली भगत के कारण हो रहा है। हाँ, ये सब मिली भगत के कारण हो रहा है। और सबसे बड़ा जो जिम्मेदार अधिकारी हैं हमारे, कि इस तरह के जो अथॉरिटीज़ हैं, लेबर की अथॉरिटी है, माइनिंग की अथॉरिटी है, वो मौन बैठी हैं, वो कोई कार्रवाई नहीं करती हैं। इसके कारण भी उनको प्रेशर मिल रहा है। आपने एसएससी के बारे में बोले थे, आपने गेम खेलते हुए बैठे थे मजदूर, उसके बारे में क्या बोलेंगे? वो तो खुद जनरल मैनेजर को 24 घंटे में आदेश देना पड़ा कि वो आर्डर उनका गलत था। तो ये अब इसको अगर गलत था तो सीएमडी को ऐसे महाप्रबंधक को डिसमिस करना चाहिए, उसके ऊपर आपराधिक प्रकरण कायम कराना चाहिए। मजदूरों में काफ़ी रोष है। कुसमुंडा खदान में एक अधिकारी का खदान दुर्घटना में मौत हुआ और 28 तारीख को वहाँ के महाप्रबंधक ने एक चिट्ठी लिखा कि ये मौत लूडो खेल रहा था और बुलाने पर भी नहीं आया, इसलिए मुद्दा बहुत पुराना है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का औद्योगिक पर्यावरण के क्षेत्र में हो, खदान की सुरक्षा के बारे में हो, जमीन लूट अधिकृत करने के नाम पर नौकरी न देना, कोयले का स्कैंडल, ये विश्व की महारत्न कंपनी के विश्व की सबसे बड़ी खदानों के ये स्थिति है। हमको गौरवान्वित होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य का यह कोरबा, अब कोरबा को हम लोग कटघोरा जांजगीर चांपा से जोड़ के ही रखते हैं। 30-35 साल 40 साल से आते हैं। कृष्णा गुरु जी थे हम लोगों के, और बहुत उसी समय नियंत्रित विकास की बात हुआ था कि यहाँ पर कोई नियंत्रित औद्योगिकरण हो, परंतु बीच में औद्योगिकरण तो बढ़ा मगर नियंत्रित नहीं होके मनमाने ढंग से कोयले का उत्पादन बढ़ाया गया। उसका परिणाम है कि खाई बन गए, गड्ढे बन गए, पहाड़ बन गए, कोयला जलने के कारण राखड़ के पहाड़ बन गए और भी घातक पदार्थ यहाँ बन रहे हैं जो आपकी जानकारी में होंगे या नहीं। मैं लाना चाहता हूँ कि यहाँ से ग्राम सिवनी ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ अभी सिलिकोसिस से 5 लोगों की मौत हो गई और माननीय श्रम मंत्री जी को परसों हम लोगों ने कहा कि 5 लोगों की अभी मौत हुई सिलिकोसिस से। वो सरकार ने आइडेंटिफाई किया। लगभग 25,000 आबादी 3-4 गाँव की है जहाँ चूड़ी बनने के लिए और क्रॉकरी बनने के लिए पत्थर, लोहा इत्यादि पीसा जाता है और कोई सुरक्षा के उपाय नहीं है। ऐसी स्थिति में मंत्री जी कह रहे हैं उनको मालूम ही नहीं है। मंत्री जी के अधीन औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा महानिर्देशालय है जो जिसकी डायरेक्टर लेबर सेक्रेटरी होती है। यहाँ माइनिंग अफसर भी है और पर्यावरण अधिकारी भी हैं, कलेक्टर भी हैं जो ये देख सकते हैं। तो सिलिकोसिस तक की बीमारियों से ये क्षेत्र चपेट में आ चुका है। तो ये पुराना मुद्दा है 30-40 साल से, मगर अब इसलिए हो सकता है कि आप कहें ये मुद्दा इसलिए हो रहा है कि पहले मजदूर मरता था तो उसकी दुर्घटना में पर्दा डालने के लिए अधिकारी काम करते थे। अब अधिकारी भी दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है और उस पर भी पर्दा डाला जा रहा है, तो कितना बड़ा भयानक काम हो सकता है। तो इसके लिए दिनांक 24/8/2024 को श्रम मंत्रालय में
हमारे संगठन के द्वारा ये बात उठाई गई थी कि 24/8 तो आया ही नहीं है। 24 जुलाई 24 साल काफ़ी लिखा पढ़ी चल रही थी लास्ट में, और 28 को एक घटना हुई। उसके बाद 29 तारीख को कोल इंडिया में डायरेक्टर माइन सेफ्टी CMD, यहाँ के CMD जश्न मना रहे थे। मैंने उनको लिखा कि भाई, तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ है, सारे इंतजाम ठीक हैं, आपके अलावा और कोई तो नहीं बोलता इस तरीके से शिकायत करता है कि DGMS ही मिला हुआ है, माइंस अफसर मिला हुआ है, सारा काम ठीक चल रहा है। उसमें ट्रेड यूनियन के 4 ट्रेड यूनियन के अधिकारियों की रिपोर्ट भी लगी हुई थी कि सारा मामला ठीक है। इंटक, एटक, C2, HMS जो सुरक्षा समितियों में है, गैर कानूनन ढंग से हैं, ऐसे लोगों के कारण कार्रवाई नहीं हो पाती है। और हम अपना जो पीढ़ी हम तो जी रहे हैं, हो सकता है कि हमको भी सोनोकोसिस निमोनोकोसिस ना हो, मगर हमारे फेफड़ों में निश्चित तौर पर कोई ना कोई कमी जरूर आ रही होगी अगर बारीकी से जांच की जाए। इस सब को लेके हम लोगों ने अब ये सोचा है, कारण इसका 2 है। विगत 10 वर्षों में आउटसोर्सिंग कंपनी, आपको याद होगा कि AK पंडा को यहाँ से इसलिए ट्रांसफ़र किया गया यहाँ के CMD को कि वो ठीक से परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे। 3 पेज की एक रिपोर्ट बनी, उसमें आपके राम सागर मिश्रा जी को लाया गया कि वो उत्पादन के मास्टर। उनकी भी जब जांच हम लोगों ने की कि भाई उत्पादन तो हो रहा है, मगर क्या हो गया, तो 60,000 करोड़ के ठेके CMD के कार्यकाल में हुए। 60,000 करोड़। उन ठेकों का अधिकांश ठेका देवरा, कोरबा, कुसमुंडा पर 40 से 45,000 करोड़ रुपए के ठेके हुए। उन ठेके में बाहर की कंपनियां, विशेषतः रिटायर्ड CMD, डायरेक्टर और उनके गठबंधन के लोग मिलके यहाँ पर उत्पादन शुरू किए, और इतनी गैर कानूनन ढंग से उत्पादन हुआ है कि इसकी भयानक स्थिति आएगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये भारत रत्न की कंपनी का है, जिसमें डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी का घेराव से लेके जो डायरेक्टर माइन सेफ्टी बिलासपुर में बैठते हैं उनका घेराव ये संगठन कर चुका है। परंतु केंद्रीय श्रमिक संगठन के कुछ लोग चंद फायदे के लिए पूरी ये आबादी, जहाँ की अधिकांश पिछड़े वर्ग आदिवासी की आबादी है, जिनकी जमीनें गई हैं, उनको रोजगार भी नहीं मिल रहा, वो एक अलग मुद्दा है। रोजगार मिल गया तो मेडिकल अनफिट कर दिया जाता है, फर्जी भर्ती हो रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेके मोदी जी ने जो गारंटी दी, सरकार बन गई, 8 महीने हो गए। अब हमको लगता है कि बहुत सी गारंटी जो मोदी भक्त हैं, उसमें हम लोग भी एक हैं, मोदी भक्तों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार किसी की भी नहीं हो, मगर आपने वारंटी नहीं दी, गारंटी दी है। आपने सादा भाषण नहीं किया है, गारंटी की है कि किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। ये सारा काम लेन देन और भ्रष्टाचार के कारण माइंस एक्ट सेक्शन 29 का उल्लंघन हो रहा है, माइंस एक्ट पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, मजदूरों के ऑप्शन पर फर्जी दस्तखत बना के ये लोग उनको लाखों रुपया दे रहे हैं, जिसकी एवज में ये अपराध करने की छूट दिए हुए हैं। एक महोदय हैं जो मुंशी का काम करते थे बिहार से, बालकों में इस तरीके से कब्जा करके रखे हैं कि उनकी संपत्ति की जांच की भी मांग उन्हीं के संगठन ने की है। परंतु भ्रष्टाचार का ये आलम है कि बालकों एक आदमी के दम पर 16,000 परिवारों के गला घोंट रहा है। तो और भी प्राइवेट कंपनियां क्या करती होंगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो आप जागरूक लोग हैं, ये बात सही है कि आज कोई भी यूनियन हड़ताल नहीं कर सकती। हमारा सबसे बड़ा
बेबंद था हड़ताल करना, वो हम पहले भी नहीं करते थे। जिसकी पहुंच ना हो, जिसके पास ज्ञान ना हो, जो ना करे वो एक दिन 2 दिन दिखाने के लिए कर ले, क्योंकि अधिकांश लोग 90% लोग ठेकेदारी वर्कर हैं, जिनका कि बाल को 1 मिनट में आइडेंटिटी कार्ड छीन लेगी, वो रोजी रोटी से भी हो जाएंगे। सेम स्थिति आपकी यहाँ है, SCCL, इलेक्ट्रिसिटी, NTPC। तो इन सबको लेके हम लोगों ने ये सोचा है कि अभी जो चीफ जस्टिस आए हैं रमेश सिन्हा साहब, बहुत ही संवेदनशील हैं। हम कोई एक जागरूकता अभियान चला और कोई एक पुख्ता प्रमाणों के साथ, जिसमें मैं ये मानता हूँ कि प्रेस क्लब आज से नहीं 35 साल से हम आते रहे हैं, बीच में आना जाना कुछ कम था। जब कोरबा से लेके दीपका और इधर रायगढ़ तक का एरिया कोरबा एरिया कहलाता था 81 के आसपास से, तो बहुत जागरूक है। ये जानकारी हम लोगों को मिलती रहती कि आज क्या हो गया, कल क्या हो गया। नहीं तो कई जगह तो ये बातें ही नहीं उठ पाती हैं, दफन हो जाती हैं, मगर यहाँ बातें उठती हैं। आप अपना कर्तव्य कर रहे हो, आपको प्रेस को और जनता को जागरूक करना है, प्रेस का काम। मगर ठोस कार्रवाई रोकने के लिए या तो सरकार करे, या सरकार के नुमाइंदे करें, या ये यूनियन के बैठे लोग जो अधिकृत हैं वो करें। तो ये तीनों का कोशिश बन चुका है और इसके लिए हम एक जन जागरण अभियान चलाएंगे। एक पर्यावरण मंच यहीं से बनेगा जहां सबसे विश्व का हो सकता है कि बहुत हमारा प्रयास सफल कितना होगा वो तो हम नहीं जानते हैं। हम ईश्वर की कसम खाते, ईश्वर पर विश्वास करके शुरू करते हैं। आज यहाँ बनाएंगे 15 अगस्त से राष्ट्रीय पर्यावरण मंच, बचाओ मंच। क्योंकि अगर पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा कोयला दे रहा है तो ये, ऊर्जा दे रहा है तो कोरबा, पृथ्वी पे जब कोयला दे रहा है तो सबसे ज़्यादा राखड़ भी उड़ रही है यहीं पर, सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं एक्सीडेंट रोड की हो रही हैं तो यहाँ पर, केवल रोजी रोटी के लिए। तो एक पर्यावरण मंच का होगा, उसके माध्यम से, हमारे संगठन के माध्यम से पुख्ता सबूतों के साथ हम एक PIL लगाना चाहते हैं कि जो अपराध कर रहा है वो तो करेगा, मगर जिसको अपराध रोकने की जिम्मेदारी दी गई है, जैसे स्टेट माइनिंग अफसर, जिला दंडाधिकारी, ट्रेड यूनियन के जो लोग जो ये लिखते हैं कि नहीं सारी सुरक्षाएं ठीक हैं, हमने वेरीफाई किया, वो लोग, और इनके जो ऊपर के लोग हैं, जनरल मैनेजर की बात छोड़ दीजिए, ये सब बातें CMD के यहाँ से आती, क्या करना है, कैसे करना है। ये भी पता चला कि ये जो चिट्ठी निकला, आपको मालूम हो कि आज चिट्ठी निकला कि ये जनरल अधिकारी लूडो खेल रहा था, उसकी लापरवाही से मरा। विरोध हुआ तो दूसरे दिन लिख दिया नहीं ऐसा नहीं हुआ। ये घटना ये सिद्ध करती है कि मतलब बहुत बड़ा घपला हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग PIL लगाना चाहते हैं और प्रेस क्लब भी अपना सामाजिक उत्तरदायित्व निभाता है, प्रजातांत्रिक अधिकार दिलाता है, संवैधानिक कानून अधिकार दिलाता है। तो 60,000 करोड़ में मैं तो चूंकि PF में हूँ, तब मेरे को पता चला कि आखिर में ये ठेकेदार जितने हैं इनको कितने का ठेका मिला। EPF कमिश्नर कलेक्ट करता है, उस केवल एक ही कमिश्नर को अधिकार है कि वो मालिकों से उनकी बैलेंस शीट पता करे। तब पता चला कि 60,000 करोड़ रुपया केवल एक जगह से हुआ। अब उसमें लेबर कास्ट मान लीजिए तो कोई भी प्रोजेक्ट की लेबर कास्ट 30% होती, 40% से कम कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होता, 40%। 40,000 का तो 60 का 40 करीब हुआ 25-30 करोड़। तो उनका EPF जमा होना चाहिए था 15 करोड़ 12 करोड़, वो जमा नहीं हुआ। वो लोग खोजबीन शुरू किए। तो इस तरीके से हम लोग जो है एक ये चाहते हैं कि ये निमोनोकोसिस हुआ है
इसकी जानकारी दी, इसको संज्ञान में नहीं ले रहे। मंत्री जी तक के संज्ञान में लेके आए, कलेक्टर के संज्ञान में लाए, DGMS के संज्ञान में लाए, पर्यावरण अधिकारी के संज्ञान में लाए। और तो और छोड़िए, जिन्होंने ये लिखा वो हमारे यूनियन के पदाधिकारी हैं, उसको फैक्ट्री मालिक ने डराने के लिए क्रिमिनल और सिविल नोटिस दिया है कि आप वापस। तो हमने कहा कि हम तैयार हैं, आप हमारे ऊपर में केस करिए। इसलिए ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि अब इतने ये बाहर के लोग, ये शायद आंध्र प्रदेश की कंपनी है जिसका कि रजिस्ट्रेशन भी यहाँ नहीं है। अब ये लोग हम लोगों को अपने पैसे के ताकत पर 5 करोड़ 10 करोड़ का मान हानि का केस कर देंगे। कल के दिन आप छापोगे, आपके खिलाफ भी कर सकते हैं, फिर आदमी लड़े। तो ये गलत जो शुरुआत हो रही है इसको आज से ही दबा देना चाहिए। तो इसको लेके कि ये मालिक ने इस तरीके से अपना पद का दुरुपयोग किया, ये अथॉरिटियाँ चुप हैं। और इसी को लेके अभी मंथन हमारा कल हुआ था देवरा में, जो हमारा यूनियन ऑफिस है वहाँ, यहाँ जाने के बाद भी हम लोग समापन करेंगे। और मेरे को लगता है कि अभी हम लोग इतने पे ही सीमित हैं कि निश्चित तौर पे ये काम करना चाहिए, क्योंकि लोग अंधे बहरे हो गए हैं। हम उनके सामने आंदोलन भी करेंगे तो जो अंधा है वो देखने के लिए तैयार नहीं है। करेंगे जरूर, वो कदम भी पूरा करेंगे, मगर आपका सहयोग और ऐसे लोग जो पीड़ित हैं उनका हमारे पास सबूत हो। तो मैं आपका विनम्र हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आपके पास जो भी इस तरीके के कोई समाचार हो, कोई पुख्ता प्रमाण हो, हमारे जो पर्यावरण मंच बचाव समिति जी बालकों में कौन बिहार का मुंशी है, क्या नाम है, क्या संजय से किसमें मुंशी था? ये चापा की कोई फैक्ट्री है, उसमें मुंशी के रूप में काम करता था। और INTUC में जब मैं कार्यकारी अध्यक्ष था पूरे अविभाजित मध्य प्रदेश का, अभी उनने 13 यूनियन बनाया बाप बेटा ने, और उनकी सदस्यता उन्होंने दिखा दी 60 लाख और रजिस्टर उसके लिए मान्यता लेने की 60 लाख सदस्यता में। साहब जब उनसे पूछा गया कि इसका चंदा तो होता है 5 रुपया पर मंथ का, तो 30 करोड़ सदस्यता कहाँ है, पैसा कहाँ है? अब बाल को प्रबंधन और उनके गुरुदेव जी संजीव रेड्डी मिलके एक तरफा आगे से दस्तखत कर लेते हैं। 8000 लोगों का एक एग्रीमेंट कर लिया उन्होंने ठेकेदारी वर्कर का कि साहब उनको 10,000 रुपये मिलेगा मात्र। समान कार्य के लिए समान वेतन का सीधा सिद्धांत है, अनुच्छेद 10 समान कार्य। और उसमें हमारे जो लोग हैं जिनकी जमीन चली गई है वो किसान से मजदूर हो गए, मजदूर से मजबूर हो गए, यही लोग काम करते। ऊंचे पदों पर ठेका लेना, ये काम अधिकांश बाहरी लोग कर रहे हैं। यहाँ के मंत्री जी ने बोला भी, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि मंत्री जी लखनलाल देवांगन जी जिन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, मेरा इसका ये आशय नहीं है कि बाहर के लोगों को रोजगार नहीं मिलना चाहिए। हमारे लिए सब भाई हैं, मगर बाहर के लोगों को वो केवल शोषण करने आए और हमारे लोगों को शोषण करें, ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो उन्होंने को अगर उन्होंने पेपर में ऐसा दिया था तो उनके पास फिगर आना चाहिए, क्योंकि वो दोनों विभाग के मंत्री, उद्योग विभाग के भी हैं। तो उद्योग मंत्रालय भी पूछ सकता है कि किसको ठेका दिया है, कौन लोग हैं, कहाँ के लोग हैं, कितने का ठेका दिया है, मूल निवासी कहाँ के हैं। श्रम के भी हैं तो श्रम विभाग से भी पूछ सकते हैं। जसवाल जी, हाँ, अभी आपने एक पहले तो आप थोड़ा सा, चूँकि आप जो है EPFO सेंट्रल बोर्ड के ट्रस्टी बोर्ड के मेंबर भी हैं, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। और दूसरा ये कि असंगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं उनको EPFO की सुविधा या व्यवस्था मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, एक चीज़। दूसरी चीज़, आपने एक आरोप लगाया अपनी बात में कि ICCL के जो सेफ्टी
बोर्ड के मेंबर्स हैं, सुरक्षा समिति के जो सदस्य हैं, वो गैर कानूनी तरीके से वहाँ पे विराजमान है, तो गैर कानूनी तरीका क्या है, थोड़ा सा उसको क्लियर करेंगे। सर, किसी भी माइंस में कोल माइंस एक्ट है, माइंस एक्ट है 1952, उसका रूल्स है 29। अब उसमें कि बहुत ज़्यादा इंस्पेक्टर सरकार के पास नहीं हो सकते हैं, इसलिए एक संशोधन आया सेक्शन 29 रूल्स में के तहत माइंस एक्ट में कि जहाँ पर 500 सदस्यता है, 500 कामगार काम करते हैं, वहाँ चुना हुआ व्यक्ति कामगार मेजॉरिटी से चुना हुआ, सीक्रेट बैलेट से चुना हुआ कामगार को वर्कमैन इंस्पेक्टर घोषित किया जाएगा। वर्कमैन इंस्पेक्टर जो उस खदान में काम करता है। अब वर्कमैन इंस्पेक्टर की ये ड्यूटी है कि एक चेकलिस्ट दी हुई है और वो स्वतंत्र रूप से खदान के अंदर हवा है, पानी है, जो भी एक बड़ा चेकलिस्ट है, करीब 30-40 लोगों का, प्रॉपर खदान प्लान के अनुसार चल रही है नहीं चल रही है, मानसून की प्रिपरेशन है नहीं है, लोग स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, वो डेली एक रजिस्टर को भरेगा और उसका दस्तखत। तो सरकार का ये सोचना है कि उस खदान के चुने हुए कामगारों के बीच से एक आदमी सुनिश्चित कर रहा है कि वो खदान के अंदर जा रहे हैं तो सारी व्यवस्था ठीक है। मगर यहाँ उल्टा होता है कि चुनाव नहीं होता, कामगारों के बीच से कोई चुनाव नहीं होता। एक पार्षद चुना जाता है सीक्रेट बैलेट से, एक जनपद पंचायत चुना जाता है, छोटी छोटी सोसाइटी का, आपके प्रेस क्लब का भी चुनाव होता है, मगर यहाँ चुनाव नहीं। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर तथाकथित 5 संगठन, इंटक, एटक, C2, BMF, इनके से संबंधित यूनियनों को उस कमेटी में दे दिया जाता है। अब कमेटी में भी दे तो किसको दे, कि जब चुनाव ही नहीं होना है तो कैसे पता चलेगा कि किस यूनियन का या किस खदान में कौन आदमी मेजॉरिटी में है जिसको मजदूरों ने वर्कमैन इंस्पेक्टर के लिए चुना। अब वो मजदूरों का, अब वो किसने नियुक्त किया, खदान के मैनेजर ने, उसको थोड़ी एक्स्ट्रा सुविधा मिलती है, वर्कमैन इंस्पेक्टर को प्रोटेक्शन मिलता है, वो ड्यूटी नहीं करेगा, चेक करेगा, जाएगा, उस आड़ में वो दस्तखत किए बिना रहता। अगर नियुक्त रहेगा तो वो जिम्मेदार रहता कि भाई तुम गलत काम कर रहे हो, सेफ्टी नहीं है। आप माइंस एक्ट की कैंटीन का भी प्रावधान है, नहाने धोने के लिए भी प्रावधान है, निश्चित तौर पर वो लिखता कि आज इतनी ऑक्सीजन है, इतना ये है, इतना ये है, चस्पा होता कुछ नहीं, दस्तखत किए, हो गया। मैनेजमेंट के आदमी ने सब जितने नॉर्म्स है वो भर दिए। तो यहाँ पर एक दूसरा लूट का सिस्टम है, 420 धोखाधड़ी, उसको ये कहते हैं कि हमारी मेंबरशिप होती है। वो धोखाधड़ी ये है कि जैसे गैमरा खदान है, वहाँ 3000 कुसमुंडा ना, कुसमुंडा में कितने लोग काम करते हैं, 3300 लोग। अब साहब 3300 लोगों का 4 श्रमिक संगठनों ने एक किताब छपवाया कि मैं अपनी तनख्वाह से 500 रुपया फलाने यूनियन को देना चाहता हूँ, जिसमें अधिकांश फर्जी और कूट रचित दस्तखत होते हैं, और वो चारों यूनियन जो ग्रुप बने हैं उनके पदाधिकारी एक लिस्ट बनाते हैं और उसको जमा करते हैं। अब मेंबरशिप कितनी हो गई, मैं नहीं, पावर 3000 है, मेंबरशिप हो गई है कि लिस्ट निकलती है 9000, 30 खदान की सदस्यता 9000। अब इसमें पुलिस में भी रिपोर्ट हुई तो पुलिस बात तो बोलता है तुमको क्या लेना देना है, वो पैसे कर लिए। तो यहाँ से लेके चैनल लंबा है। तो चुने हुए व्यक्ति जब आएंगे, अभी एक लड़ाई NFI 2 लड़ रही है, इसी तरीके से ये जैसे JCC बोलते हैं, ऊपर बैठते हैं मंच पे, तो इसका भी कानून में प्रावधान है। IT एक्ट
सेक्शन 3 रूल्स 37 to 57। वर्ष कमेटी का चुनाव होगा सीक्रेट बैलेट से। एक खदान में 6 व्यक्ति जैसे कोऑपरेटिव था वो चुने जाएंगे और वो चुने व्यक्ति ही नेता होंगे और उसमें से अधिकांश उसमें शर्त ये कि वर्कर होंगे, रिटायर्ड आदमी नहीं होगा। तो वो जिम्मेदार रहेगा वर्कर के प्रति। जब उसको हर 2 साल में चुनाव में आना है तो वो ये जो कोयला चोरी हो रही है या पर्यावरण का काम नहीं हो रहा है, वो बोलते हैं मीटर लगा है दिखाओ, तो वो आप कहिए मैं जाऊंगा, आप चले जाए वरिष्ठ है, आप कहिए मीटर दिखाइए, नहीं दिखाएगा। वर्कमैन इंस्पेक्टर की रिपोर्ट दिखाइए, नहीं दिखाएगा। क्या कौन ठेकेदार काम कर रहा है, कितने समय का मिल लिए कर रहा है, कौन कर्मचारी लगे हैं, कहाँ भुगतान होगा, ये बड़े बड़े बोर्डों में लगना चाहिए। कहेगा नहीं लगा है, मैं फोटो खींच के दिखा दूंगा। अगर चुनाव होगा जो कानून में प्रावधान है, प्रावधान के बाहर की बात नहीं है, इसके लिए यहाँ पे सजा भी हो चुकी कई अधिकारियों को, मगर सजा बहुत कम है। तो वो कहते हैं मैं अपराध करूँगा, 50 रुपये का जुर्माना या 30 दिन की सजा। तो पार्लियामेंट में भी हो चुका है। अभी 5 यूनियन ने मिलके इतना बड़ा आंदोलन मतलब सरकार को दिया कि साहब ये चुनाव नहीं होना चाहिए, हमारे जो कर्मचारी हैं उनमें से निर्वाचित नहीं होना चाहिए, हम अपने से अपनी व्यवस्था बनाएं। तो उसका भी 25 जुलाई को जब बात हुई कि साहब अब आपके ही खिलाफ केस करेंगे, सेक्रेटरी आपकी जो मैडम है, तो थोड़ा हड़बड़ाई कि मेरे खिलाफ कैसे केस करोगे। मैंने कहा आप ही के खिलाफ करेंगे, आपके CLC ही कार्रवाई नहीं करते हैं। तो अभी हमने यही फंडा अपनाया है कि अब हम भारत के डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी जिनका रिटायरमेंट अभी 14 दिन बचा, वो बोलते कर लो मेरा क्या कर लो। मिस्टर प्रभात कुमार एक लेडीज हैं जो स्टेट की भी औद्योगिक स्वास्थ्य की हैं, वो भी बोल कर लो जो करना है, हम कुछ नहीं करते। इनके खिलाफ में कि ये लोग दोषी हैं जो अपराध करने वालों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और इसके लिए हमको सबूत चाहिए, एफिडेविट्स चाहिए, मास में चाहिए, तब कोई बात होगी। नहीं तो ये होगा कि भाई आप ब्लैकमेलिंग के लिए कर रहे हैं, बहुत लोग बोलता है, वो लोग भी बोलता है। तो इसके लिए हमने जागरण मंच बनाया। हम महीने 1.5 महीने के बीच खुद मैं आऊँगा, EPF के भी कैंप लगाऊंगा जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि EPF इतनी बड़ी सुरक्षा है कि 12% मालिक को देना है, 12% मजदूर का कटेगा और 25% एक इतनी बड़ी, और अगर बीच में आदमी मर गया तो पूरी पेंशन उसको मिलना है। तो कम वेतन तो ठीक है, सामाजिक सुरक्षा भी कामगारों की, और हमारे बच्चे लोगों को लेने का तो इनका कोई प्रश्न ही नहीं है। वो सोचते हैं कि स्थानीय आदमी का आदमी मत लो। तो ये जो बात है आपकी, कानून के 2 कानून हैं, 3 कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। हमने दिया भी है आपको, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, ID एक्ट सेक्शन 3, माइंस एक्ट सेक्शन 29, और इन सब के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारी दोषी हैं जो इन नियोक्ताओं को अपराध करने में सहयोग कर रहे हैं। जसवाल जी, आपने कहा कि वर्क्स कमेटी का गठन होना चाहिए, ठीक है, कानून में है जी। तो क्या आपका यूनियन कोर्ट में जाएगा इस मांग को लेकर? हम इस लड़ाई को 2011 से लड़ रहे हैं, 3 बार लागू कराए, मगर लोग कोर्ट में फ्रॉड एफिडेविट दे के चला जाता है कि साहब हम JCC के समान, गाय नहीं, गाय के समान एक आदमी पाले के रखे, वो दूध देती है। तो इतनी बड़ी कंपनी है, तो 2-3-4 बार वो लोग जो है स्टे भी ले लिए, मगर अब सारा काम झाम उनका खत्म हो चुका। काफ़ी लड़ाई चल रही, पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन उठे, हमने तो लिखा ही, हमने न्यायालय में केस भी किया, जन जागरण भी चलाया, BCCL CCCL तरफ काफ़ी चल रहा है। अभी एक षड्यंत्र का और पता चला कि अगर बनाना भी पड़ेगा तो हम लोग एक काम करते हैं कि जितने लोग 6 जीतना है उन्हीं को फार्म दे देंगे पूरे कोल इंडिया में, और वो 6 को निर्विरोध घोषित कर देंगे।
ये भी एक षड्यंत्र का पता चला है कि नोटिस लगा के फोटो खींच के लगा लिया कि इस तारीख को चुनाव होगा, 6 लोग आपस में बांट लिए और 6 लोग निर्विरोध हो गए साहब बच्चे में। उसका हमारा कहना है कि आगे डरते क्यों हो भाई? क्योला चोरी की बात आ रही है, गोला स्कैंडल हुआ, बघेल जी की सरकार को लतेला गया, तो क्या यहाँ अधिकारी सो रहे थे, जनप्रतिनिधि सो रहे थे? जो सुबह शाम वहाँ रहते हैं, खदानों में 12 घंटे काम कर रहे हैं, वो सो रहे थे? तो कारण ये है कि वो भी मिले हुए हैं। और ये इसलिए हम लोगों ने ये कहा है कि सेफ्टी प्रभावित हो रही है, देश की संपत्ति प्रभावित हो रही है, देश का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, और अब ये इतने लंबे स्तर पर फैल गया है कि अगली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। अगर आप बिलासपुर कोरबा से 100 किलोमीटर आसपास रहते हैं तो आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि इसके लिए कोई अलग से परिवहन व्यवस्था भी नहीं है, वो आपको भगवान माफ नहीं करेगा और हम लोगों को नहीं। जसवाल जी, भारत सरकार देश में यूनियन की सदस्य सत्यापन क्यों नहीं करा रही है? पिछले 2002 से वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। हाँ, ये सत्यापन 2008 से 10 साल के लिए होता है, जिसमें NFI2 भी आई, 2 से सत्यापन कराई, बहुत बड़ा मैकेनिज्म है ये। 2008 में इसका रिजल्ट आया, 2 में जमा हुई, 8 में रिजल्ट आया। 5 साल के लिए इसकी मान्यता होती है, 8 5 13 में फिर सरकार ने निकाला। तो यूनियनों का ये कहना था कि साहब आप वही वो सिस्टम रखिए कि केवल पूछ लीजिए। सरकार आई 14 में, 13 के पास में जब प्रक्रिया शुरू हो गई तो भाजपा सरकार आ गई, NDA सरकार आ गई, उसने बोला नहीं मैं चुनाव कराऊंगा। और स्टेट गवर्नमेंट सारे, जैसे मैंने बोला 1 करोड़ 20 लाख, मेरी 249 में, तो मैंने अपना कागज दिखा दिया, कागज आया LC, उसने कहा ठीक है, किसी को ठीक नहीं है। अभी ये नियम आ गया नया कोड, जिसके कारण से बड़ा झगड़ा चल रहा है और सरकार उसमें लगी हुई है बढ़ाने के लिए कि ये C ग्रेड बैरिज तरफ से पूरे राज्यों में आगे मान्यता होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने करा दिया, स्टेट गवर्नमेंट रजिस्ट्रार क्या रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनों की C ग्रेड बैरिज से मान्यता देगी। उन मान्यताओं में फिर फेडरेशन का कि कितनी यूनियन किसके साथ है वो निर्धारण हो जाएगा सेंटर में। तो जैसे आप पर्यावरण प्रदूषण पे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन यही जिले में 4 लाख पेड़ों को काटा जा रहा है, वो आपके एजेंडे में कहीं नहीं दिख रहा है। पर्यावरण में सारा देखिए, छोटे से गागर में सागर भरना की बात नहीं है। पर्यावरण, वन एवं पर्यावरण की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं वन की भी बात कर रहा हूँ, मैं मिट्टी दूषित जो हो रही है उसकी बात भी कर रहा हूँ। हसदेव पे आपका क्या स्टैंड है? जी, परसा खेते जो हसदेव जहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं, हाँ, उस पर आपका क्या स्टैंड है? अब सारे लोगों ने विरोध किया, हम लोगों ने भी विरोध किया, मगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत में और सरकार, तत्कालीन सरकार उसने ठीक से डिफेंड नहीं की या की, जो भी हो, कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया कि एनर्जी के लिए नियंत्रित। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहाँ पे है जसवाल जी, इस पूरे मामले में? जो जसवाल जी ने, अध्यक्ष महोदय ने भी जो सवाल किया आपसे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहाँ पर है? सुप्रीम कोर्ट का उसके लिए एक आदेश आया, जैसे ही आदेश आया और उस आदेश के तहत में, लेकिन इस पर कोई जानकारी हो तो टेबल कराइए। नहीं है, अगर आज में नहीं है मेरे पास में, हमको भी दुख है। मैं ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का भी अगर आदेश आया है तो सरकार उसको नकार सकती है। जैसे अभी SC ST बिल आया सुप्रीम कोर्ट का, सरकार ने कहा नहीं मानती। पर्यावरण में इन लोगों ने 1 लाख करोड़ रुपया विश्व बैंक से लिया, ये कहते G20 के उसमें कि हम वनों की कटाई नहीं करेंगे, क्लाइमेट चेंज नहीं करेंगे और हमको अल्टरनेट बिजली कोयला 2030 तक कोयले को 0 खनन कर देंगे, नहीं करेंगे, खनन नहीं करेंगे, पेड़ नहीं कटेंगे। मगर अब दिक्कत ये है कि लड़ाई को एक छोटे छोटे संगठन या छोटा छोटा क्षेत्र भोग रहा है।
लड़ाई उन लोगों ने काफ़ी लड़ी, हम लोगों ने भी लिखा पढ़ी की, सबकी अपनी अपनी सीमा है। मगर एक जानकारी के अनुसार रात में जैसे ही शाम को 4 बजे ये आदेश आया और सरकार भी भाजपा की बनी और ओथ भी नहीं ली, और कहाँ से क्या आदेश हुआ, और रात में मतलब जिस दिन 4 बजे आदेश आया और शाम से हजारों पेड़ कटना शुरू हो गए, और लगता है कि पूरे पृथ्वी पे इससे बड़ा सहार कभी नहीं हुआ होगा। जसवाल जी, एक जानकारी और चाहिए थी। हम लोग बालकों में, ACCL में, NTPC में यूनियन सुनते हैं, क्या अदानी अंबानी जहाँ काम कर रहे हैं, चाहे रायगढ़ में MDO हो, चाहे परसा खेते में काम कर रहे हो, वहाँ कोई यूनियन वगैरह है क्या? है, वहाँ भी यूनियन है। रायगढ़ हम लोग गए, बात है कि नहीं, वहाँ यूनियन है क्या? हाँ। उनके अपने बीच का? उनके बीच की यूनियन है, वो अपने पीटी यूनियन रखे हुए हैं। आपका जैसे चापा है, पीटी यूनियन है, बालको है, आप 25 यूनियन बना के रखे हैं, मगर एग्रीमेंट वो करेगा जो आदमी पद पे ही नहीं है। अब आपका दूसरा चीज चापा का लगा लीजिए, आप घुस के देख लीजिए, आप पत्रकार हैं, मान लो इतनी बड़ी हस्ती है, मैं ये भारत सरकार का लेके आया हूँ, कहीं भी घुस सकता हूँ, मगर मैं जानता हूँ कि मैं नहीं घुस पाऊंगा। वो क्यों कि सिक्योरिटी गार्ड ही कहेगा मैं नहीं जानता, वो कहेगा मैं फोन लगा रहा हूँ, मालिक से बातें नहीं होगी। ये भारत सरकार ने दिया है कि, और सर्कुलेट किया, गजट में प्रकाशित किया है कि जहाँ भी वर्कर काम करते हैं वहाँ EPF और ESI की सुविधा अगर है तो जानने के लिए और अवेयरनेस के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। कल हमने EPF कमिश्नर से बात की, भाई हमको तो सुनेगा नहीं, बोले मैं चिट्ठी निकाल देता हूँ, मगर मेरे को बालकों पे विश्वास नहीं है कि वो मेरी चिट्ठी को भी देगा। ये एक जानकारी और दे दीजिए, जैसे हमारे पत्रकार जो मित्र हैं, बहुत से लोग तो ESI कटता है उनको, मतलब बहुत से नहीं, बहुत कम लोगों का जी, जिनके मालिक यदि EPF से ESI नहीं पटाते, उनके लिए कोई परफेक्ट व्यवस्था है क्या? बहुत परफेक्ट व्यवस्था है। क्या व्यवस्था? परफेक्ट व्यवस्था ये है, थोड़ा सा अगर आप शिकायत करते हैं, नहीं शिकायत नहीं, मतलब ऐसी कोई व्यवस्था है क्या कि हम अपना पैसा पटाएं या कोई रजिस्ट्रेशन कराएं जिससे हमको सुविधा मिल सके? नहीं, हाँ, पत्रकारों का तो श्रमजीवी पत्रकारों का तो बोर्ड है, एक्ट भी है, उनको मिलना भी है। इसमें केवल एक ही कमी आ गई है कि जहाँ 20 वर्कर काम करते हो, जैसे नवभारत है, हरी यूनियन है, वो जो संख्या है वो 20 होना चाहिए। एक, अगर 19 है तो नहीं मिलेगा। दूसरा लिमिट है किसकी? वेतन की, कि वो लिमिट है आपकी 15,000। तो इसके कारण मैं ये इतनी बड़ी मतलब वेलफेयर स्कीम का लाभ नहीं हो रहा है। अभी प्री बजट मीटिंग हुआ था, उसमें हम लोगों ने कहा कि साहब अब कम से कम 30,000 कर दीजिए, यह लिमिट खत्म कर दीजिए। ये अंग्रेजों के समय के बनाए हुए कानून है। 15,000 उस समय बहुत थी, अभी 21,000 अभी 21,000 हो गई है। ESIC की ESIC की 21,000 अभी हुई है। हम लोगों ने बात किया हुआ है कि आप इस लिमिट को ख़त्म कर दीजिए और 30,000 रुपये तक कम से कम काट दीजिए। ठीक है, 40,000 है, 50,000 है, लिमिट मान लेते हैं। दूसरा ऑल्टरनेट दिया कि लिमिट होना नहीं चाहिए। पहला, अगर लिमिट करना ही है तो ठीक है, किसी की 31,000 होगा, 1,000 छोड़ दीजिए, 30,000 का काट के आप उसका दे दीजिए। जैसे स्टेट में एक अच्छी व्यवस्था जो मेरे को व्यक्तिगत रूप से समझ में आती है कि श्रम विभाग में यदि श्रमिक पंजीयन होता है तो उसको बहुत सी योजनाओं का लाभ मिलता है, तो क्या ऐसा ESI में कोई व्यवस्था है क्या? हाँ, ESI का देखिए, हर कानून के तहत में जो व्यवस्था ESIC एक्ट है, EPFO एक्ट है। हम लोग के साथ बेसिक दिक्कत है जसवाल जी कि हमारे 90% सदस्यों के मालिक जो है ना, हाँ। हमको नियुक्ति पत्र और क्या बोलते हैं तनख्वाह हाँ। ऑन रिकॉर्ड नहीं दे रहे हैं। 90% लोगों को, 10-20% लोगों को देते हैं, उनको मिलता भी है, तो उनके लिए जो व्यवस्था है क्या मैं जानना चाहता हूँ। अभी उसकी व्यवस्था के लिए हम लोगों ने सोचा है कि ई-श्रमिक कार्ड आप ऐसे लोगों का जिनका नियुक्ति पत्र नहीं है, हाँ। ई-श्रमिक कार्ड रजिस्टर्ड करा दें।
ई श्रमिक कार्ड जब रजिस्टर्ड रहेगा तो सरकार ने 8 योजनाएं ई श्रमिक कार्ड धीरे धीरे उनकी पकड़ी हम लोगों ने। आगे बोले कि साहब जो आदमी का नियोक्ता ही नहीं है, जो आप बोल रहे हैं मालिक ही नहीं हो, मालिक अगर कहेगा भी तो वो कहेगा कि जैसी यूनियन की बात कहेगा, बोलेगा ये रास्ता है गेट का, जल्दी बाहर हो। तो उसके लिए ई श्रमिक कार्ड रजिस्ट्रेशन हो जाए पत्रकार भाइयों के लिए। और ई श्रमिक कार्ड से पहले एक सुविधा थी मात्र आपका इंश्योरेंस। अभी 8 सुविधा, जब प्रेशर बनाया हम लोगों ने पूछा कि भाई आपने ये ILO में, मैं अभी जिनेवा भी गया था 14 दिन थे, ILO में सरकार ने अपनी बहुत कुछ थपथपाई कि साहब मैंने 30,000 असंगठित कामगारों को रजिस्टर किया है, ये दे रहे वो दे रहे, हमने टेक किया आज के समय और उनके वक्तव्य के लिए G20 में भी कहा। तो अभी उन्होंने कहा कि हम 8 प्रकार की सुविधा उसमें से देंगे, तो 8 प्रकार की सुविधा तो मिलना शुरू हो जाएगा। जो छोटे छोटे मंदिरों में लोग तो बन गए हैं, इधर उधर बन गए हैं, उनका भी अभी हमने एक प्रैक्टिकल किया है। करीब 4-5 हज़ार लोग बिहार राज्य में जहाँ रजिस्टर कराए हैं, इस साल उनको भी मिलना चाहिए, उनका भी कोई नियोक्ता नहीं है। पंडितों को खूब भला हो रहा है। देखिए जात के हिसाब से ठीक है, मगर कुछ पंडित बेचारे अभी भी जो ऐसा नहीं, कई पंडित तो पंडित ही नहीं है, क्या है वो छोड़िए, मगर एक समूह ऐसा बड़ा हो गया है कि बीते पे आधारित है। तो वहाँ अब आपका पत्रकार का तो यूनियन भी है, निश्चित तौर पे बैचबोर्ड भी है। अब जहाँ बैचबोर्ड है तो कवरेज जो ये होना चाहिए। सर हमारे यहाँ एक ESIC का हॉस्पिटल खुला हुआ, हाँ कुरवा नाम का हॉस्पिटल है, 200-250 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। पूरे अस्पतालों का क्या भविष्य दिखता है? आप एक सदस्य भी हैं EPFO में, क्या लगता है? देखिए ESIC का पास बहुत पैसे आया, एक मंत्री जी ने बोला 40 मेडिकल कॉलेज खोल देते, तो जितना पैसा था 400 मल्टीप्लाई 40, 16 करोड़ रुपये दे दिए, खत्म कर। अब ESI का भविष्य में जो जैसे सरकारी अस्पताल का भविष्य है वैसे इसका भविष्य है। इसका भविष्य ये है कि ESI को अच्छे अस्पतालों में रिफर करने का प्रावधान है। तो वो जो बड़े माफिया है, नर्सिंग होम हैं जो ESI से संबंधित हैं, वो वहाँ पर कोई दवाई रखने नहीं देते हैं, डॉक्टर भी मिला हुआ है। और वही मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसकी देखरेख कौन करेगा, जो बेनिफिशरी है, इनको रिफर करने का अधिकार है। हाँ ये कहीं भी जा सकते हैं, ये आपके महादेव अस्पताल, ये आपके अपोलो, ये आपके मेदांता, जिससे उनका अनुबंध हो। रिफरल में आदमी बढ़ रहे हैं, बाहर में निकाल करेगा तो वो लेता नहीं। रेफरल बनाया, रेफरल में दोनों को फायदा है, उसका इलाज अच्छा हो गया और इधर इनका कमीशन सेट हो गया डॉक्टर साहब का। लेकिन साउथ वगैरह में एक जो ESIC के मेडिकल कॉलेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हाँ जैसे लाइक जो है मेडिकल बताए ना, 40 मेडिकल कॉलेज का पैसे सेंक्शन हुआ, जिसमें से 10 मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद शहर अस्तित्व में आए। अभी आपके पिछले सैटरडे को आपके क्या नाम, श्रम मंत्री क्या नाम, मंडाविया जी आए, ESI के डायरेक्टर से पूछे कि तुम ये बताओ कि तुम्हारी अलमारी में कौन सी दवाई में कौन सा, तो स्वास्थ्य मंत्री का खेत भी है, बताओगे? मैं आदमी भेजता हूँ। नहीं बोले हाँ। और जब आदमी भेजा गया तो पता चला कि दवाइयों का कोई कार्ड ही नहीं तो है। तो अब इसके लिए जागरूकता में बहुत कमी है, ये बात है। और अब मैं भी था उस व्यवस्था में, ऐसा नहीं बोलता। 2081 से लेके 2005 तक INTUC में हम थे। फिर जॉर्ज फर्नांडिस की यूनियन में आए, ये संघर्षशील यूनियन है, संघर्षशील लोग हैं, उसमें संघर्ष करना शुरू किए। तो आज संघर्ष करते करते हम लोगों का नाम संघर्षशील यूनियन में माना जाता है और ये उजागर हो रही हैं चीज़ें। आजकल से जो कोयला खदानों में जो MOD आया है, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल आया है, या अन्य बहुत प्रकार से, इसको किस रूप में देखते हैं आप? MDO मोड जो हाँ कमर्शियल माइनिंग के भाई ये सीधा आ रहे हैं इस पे। ये
जो हमारे देश की इकोनॉमिक पॉलिसी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाई थी कि हमको उद्योग वर्कर्स के हित के लिए चलाना है। अब जब पॉलिसी चेंज हो गई कि हमको उद्योग प्रॉफिट और लॉस के लिए देखना है, जब प्रॉफिट और लॉस की बात आई तो परमानेंट वर्कर को हमारे यहाँ पर एक ड्राइवर को 60,000 देना है, जनरल मजदूर को 40,000 देना है, क्वार्टर देना है, पानी देना है, बिजली देना है, बोनस देना है। तो आप ये बताइए तो आपका कॉस्ट कैसे कम होगा? तो प्रोडक्शन का कॉस्ट और प्रॉफिट तो होगा नहीं। अब इन्होंने शॉर्टकट रास्ता निकाल लिया कि एमडीओ मतलब मेरी खराब, मेरे को अधिकार है कि मैं लूट के, अधिकरण का मतलब है कि मैंने रुमाल डाल दिया, ये मेरा हो गया। सरकार को आज भी अधिकार है कि धारा 3-4 नोटिस कर दी, मतलब मैं आपकी ये जमीन को लूट लिया, मैं पैसा दे दूंगा, मैं निर्धारित कर दूंगा कि तुमको मिलना है नहीं मिलना है, कंपनी देखेगी कि फिट है कि नहीं। इस तरीके की तो आज भी व्यवस्था है, चाहे सरकार राइट की रही हो चाहे लेफ्ट की रही हो। हम अब मैं ये कहूँगा कि कोरबा को अगर बचाना है, जायसवाल साहब पूछिए। कोरबा को बचाना है। कोरबा का नगर निगम क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया है, हमारी कॉलोनी वगैरह की बहुत सी इसमें समाई कोरबा है, तो बहुत कुछ और नगर पालिका है, कुसमुंडा वगैरह। हमारा कहना है कि राइट की रही हो चाहे लेफ्ट की रही हो, कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की रही हो, किसी का विरोध नहीं करते ना। मैं यहाँ विरोध करने बैठा हूँ और हमारे संगठन में साफ लिखा है, गैर राजनीतिक संगठन है, किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं, जो भी मंत्री होता है उसके पास साथी में चलते रहेंगे, तो वो एक अलग बात है। कोरबा के लिए इस बार कम से कम नीचे के स्तर पे एक रोज जाना चाहिए, जनता के बीच अवेयरनेस जाना चाहिए। भले चुनाव छोटे चुनाव हैं, नगर पंचायत के हों, पंचायत के हों, सोसाइटी के हों, भाई गारंटी पूरी नहीं। इसमें आपने 40,000 लोग से बुलाया तो गारंटी पूरी करे। हम तो चाहते हैं कि वोटिंग उन्हीं को जाए, मगर गारंटी पूरी हो, क्योंकि इस बार गारंटी है, वारंटी नहीं है। वारंटी और गारंटी में बहुत अंतर होता है। तो जायसवाल साहब, वारंटी और गारंटी की बात है, ऐसा लगता है कि आपकी बातों से कि गारंटी फेल हो चुका है, वारंटी में ही आ गया है, ऐसा लग रहा है मोदी जी की सरकार। नंबर 1। दूसरा कि यहाँ के उद्योग मंत्री है इस जिले से, श्रम मंत्री है इस जिले से, और सारे चीज में उल्लंघन हो रहा है, जैसा कि कुसमुंडा का भी जिक्र किया, जैसा कि आपने वो एक सिवनी चापा के पास का फैक्ट्री का जिक्र किया। उद्योग मंत्री का क्या भूमिका है इसमें? वो क्यों नहीं लिख रहा है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? इनका भी सेटिंग है क्या उसमें? 11 तारीख को 4-5 घंटे का इंतजार के बाद हमने उनके गृह निवास पर बताया गए और बताया कि साहब निमूनों को सिर्फ हवा में पत्रकार नहीं लिख रहे थे, जो आप बोलते थे कि साहब मनचाहे तरीके से लिख देते। ये मर गए हैं, इनके नाम है, कुछ मरने वाले हैं। आप कार्रवाई करिए, आप जो बोर्ड बना हुआ है उसको सक्रिय करिए, उस बोर्डों में स्थानीय लोगों को लेके आइए। आप तो उद्योग से भी पूछ सकते हो, श्रम से भी पूछ सकते हो, आपके दोनों हाथ में लड्डू है। मगर अब समय, उन्होंने कहा कि हमको कुछ समय दीजिए, अब समय दे रहे हैं, तो गारंटी पूरा करने का हम लोग भी मोदी भक्त में हैं अभी कि चलो गारंटी मिलना चाहिए। मगर गारंटी नहीं मिली तो वारंटी, और वारंटी नहीं मिली तो वादा खिलाफ का क्या होता है? एग्रीमेंट के खिलाफ का बहुत बड़ा पनिशमेंट होता है। गारंटी अगर आपने नहीं दी तो बहुत बड़ा पनिशमेंट होता है, वो पनिशमेंट जनता के हाथ में है।